हेलो गाइस, मैं सिर्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम 3 मार्कर के क्वेश्चन की फ्रेमिंग करें। पिछले कुछ वीडियोस हैं उसमें भी आपने ये चीज़ देखी है कि हमारा जो पूरा कंसर्न है वो ये है कि हम क्वेश्चन को फ्रेम करके किस तरीके से हम प्रेजेंट करें। मुख्य केंद्र बिंदु होता है प्रेजेंटेशन में, बाकी जो कंटेंट है वो तो स्टैटिक रहता है, उसको आप सिमिलर वे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 मार्कर के क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं और ऐसे ही पूरी सीरीज़ आपको लगभग हर सब्जेक्ट की मिलेगी। क्योंकि इतिहास कोर्स जो है वो शुरुआत में हमने चालू किया था, तो उद्देश्य ये है कि इतिहास के पहले 3 मार्कर क्वेश्चन को कवर करें, फिर धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट्स को भी हम चालू करके उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर की गोंडवाना विजय, ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है इसके पहले। तो अकबर की गोंडवाना विजय को जब हम 3 नंबर में लिखेंगे, जिसको हमको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, तो उसमें सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि एक गोंडवाना नाम की चीज़ जो है वो है कहाँ पे। तो एक तो बात ये हो गई। फिर आपको उस पूरे युद्ध की पृष्ठभूमि बतानी होगी, सिर्फ 1 या 2 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं। और अंतिम में आप ये बता दीजिए कि उसमें अगर कोई ख़ास बिंदु है, जैसे रानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो स्वयं को मौत के घाट उतार देती हैं, तो वो डेट इम्पॉर्टेंट है ना। कौन विजय हुआ ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। और अगर कोई ख़ास फैक्ट उससे जुड़ा हुआ है अपने शासन से संबंधित, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। मध्य भारत का एक स्वतंत्र राज्य रहता है, मुख्य केंद्र इसका जबलपुर है, ये आप ब्रैकेट में बता दिए। संग्राम शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण का शासन यहाँ पे रहता है, तो आपने ये भी बता दिया कि भाई वहाँ पे कौन शासन कर रहा था। फिर 1564 में मुगल सेनापति आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है, आपने ये भी बता दिया कि भाई कौन आक्रमण करने गया था। और परिणाम बताया आपने कि मुगल विजयी होते हैं। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने स्वयं को मौत के घाट उतार दिया, मतलब कुल मिलाकर के वो रानी दुर्गावती का इसमें मृत्यु हो जाती है। 24 जून जो रहता है ये मैंने डेट इसीलिए यहाँ पे मेंशन की है कि मध्य प्रदेश शासन जो है वो 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि ये कहाँ है, कौन उस समय शासन कर रहा था, कौन वहाँ पे आक्रमण करने गया था और उसका परिणाम क्या हुआ। अगर कोई विशेष तथ्य है तो उसको भी बता सकते हैं। अगला है संत नामदेव। संत नामदेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि इनका संप्रदाय कौन सा है, वारकरी संप्रदाय। जन्म अगर पता है तो बता दीजिए, चूँकि मुझे उस समय रिकॉल नहीं हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिखा। जन्म अगर सिटी पता है तो अच्छी बात है, कोई कस्बा है तो अगर पता है तो और अच्छा है, नहीं तो आप सीधे सीधे राज्य लिख लीजिए। नामदेव, संत नामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ ये बता दीजिए। गुरु इनके संत ज्ञानेश्वर थे, इसलिए बताना यहाँ ज़रूरी हो गया, तो मैंने इसलिए गुरु भी बता दिया। किस संप्रदाय से जुड़े थे, वारकरी संप्रदाय। फिर इनके गीतात्मक जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ये विशेष बात है इनकी। और नामदेव के बारे में जो मैंने आपको जैसे पहले जो हमने लिखा था उसमें मैंने बताया था कि कोई इनकी जो शिक्षा है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कि रहस्यवादी जीवन को दीक्षा देकर, रहस्यवादी जीवन की दीक्षा देकर ईश्वर के सर्वव्यापी रूप से परिचित करवाया लोगों को इन्होंने। तो इनके बारे में, नामदेव जी के बारे में जो उनकी जो मुख्य शिक्षा थी वो यही थी कि जो रहस्यवादी जो हमारा जीवन है इसकी दीक्षा देते थे वो, और ईश्वर का जो एक सर्वव्यापी रूप है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ एक रूप है, उसके बारे में ये परिचित करवाते थे। फिर ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, गुरु ग्रंथ साहिब से में इनके जो पद हैं वो संकलित हैं। फिर जैसे संत तुकाराम, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले आप जन्म बताइए, तो जन्म पूना में हुआ, नहीं पूना पता है तो महाराष्ट्र बता दीजिए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। जहांगीर और शिवाजी के समकालीन हैं, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक सदस्य हैं ये, और इनके जो उपदेश हैं वो अभंगों में मौजूद हैं, अभंगों में इनके उपदेश जो हैं मौजूद हैं। तो ये 4 बिंदु जो हैं, 5 बिंदु, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में हालांकि वैसे तो बहुत सारे तथ्य हैं बताने लायक, लेकिन यह है कि इसको शॉर्ट में इस तरीके से बताइए कि अपने आप में ये कंप्लीट हो जाए। जैसे पिता हैदर अली, तो आपने ये भी बता दिया कि भाई हैदर अली का लड़का था ये। पिता हैदर अली की मृत्यु उपरांत 1782 में मैसूर का शासक बनता है। टीपू सुल्तान के बारे में हो गया। वीरता के कारण शेर मैसूर कहा जाता है। नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल इकाई व नवीन संवत जारी किया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था तथा राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया व जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो लगभग आपने इनकी हर चीज़ें बता दी 4 से 5 बिंदु में। ये आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है, जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो बहुत कम शब्दों में ये सिमट करके रह जाता है। तो इतना ज़्यादा नहीं, चूँकि अब इसको स्कैन करके मैंने इस तरीके से लिखा है कि वो आपको थोड़ा भरा भरा दिख रहा है,
बाकी कॉपी में जब आप लिखेंगे तो ये आपका 50-60 शब्दों में बड़े आराम से ये कवर हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। वैसे भी जब ये चीज़ें आपको एक बार कंठस्थ हो जाएंगी तो लिखने में उतनी परेशानी नहीं है, 1 से 2 मिनट में आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखें, अगला जो हमारा प्रश्न है 3 नंबर का, वो है कृषि का वाणिज्यीकरण। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था, लेकिन चूंकि किसी एक किताब में मैंने देखा था ये 3 नंबर में कभी पुराने सब्जेक्टिव पैटर्न में ऐसे ही 50 शब्दों में लिखने के लिए जब आता था तो उसमें ये प्रश्न आया था, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इसको लिखने में मुझे थोड़ा सा कठिनाई हुई, लेकिन इसको मैंने सरल तरीके से प्रेजेंट किया। सबसे पहले तो मैंने कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ बताया, व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रख करके बाजार के लिए नकदी फसलों की खेती करना। फिर मैंने इसका उद्देश्य बता दिया, अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना, ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, किसानों को वैश्विक बाजार हेतु सक्षम बनाना, और फिर इसका परिणाम बता दिया। तो परिणाम में सकारात्मक परिणाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव हुआ, और नकारात्मक परिणाम इसका ये हुआ कि किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। ये इसका कुछ फैक्ट हमने कुछ किताबों से लिया है, कुछ मटेरियल हमको मिल गए थे उससे हमने लिया। तो सरल भाषा में अगर कृषि का वाणिज्यीकरण अगर हम बात करें तो किस तरीके से कृषि जो है वो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति से हट करके वो धीरे धीरे वाणिज्य और व्यवसाय की ओर जा रही है। तो इसका अर्थ आपने बताया कि भाई जो हमारा मुनाफा है वो केंद्र में रहता है, और बाजार के लिए नगदी फसलों की खेती करना ही मतलब इसका पूरा कृषि का वाणिज्यीकरण है। उद्देश्य भी आपने बताया कि भाई भू राजस्व हमको प्राप्त करना है, क्योंकि जब हम व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखेंगे तो हमारे दिमाग में ये पहला प्रश्न रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व जो है वो हमको मिले। तो कुल मिलाकर के किसान जब इस तरीके से वाणिज्यीकरण जब होने लगा तो किसानों से अच्छा खासा भू राजस्व प्राप्त होने लगा, क्योंकि उनको उस तरीके से नकदी मिलती भी थी। ब्रिटेन को कच्चा माल जाने लगा, और किसान जो हैं वो वैश्विक बाजार के लिए सक्षम हो गए। परिणाम हुआ ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव तो हुआ वैश्विक अर्थव्यवस्था से, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा कच्चा माल चला जाता था ब्रिटेन, तो किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो गई। तो ये हुआ कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कुल मिलाकर के आपको 3 बिंदु में बता देना है, पहले उसका अर्थ बताइए, फिर उद्देश्य बताइए, फिर उसका प्रभाव बता दीजिए या परिणाम बता दीजिए। अगला है नव उपनिवेशवाद। ये भी प्रश्न मुझे कुछ आर्टिकल्स में मिला था, तो मैंने इसको 3 नंबर में सर्कुलेट किया है। उदय बताइए, नव उपनिवेशवाद का उदय कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। कारण क्या था? नव उपनिवेशवाद का कारण क्या था उदय होने का? क्योंकि जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब ये समझ लीजिए जैसे ब्रिटेन एक देश है, तो ब्रिटेन ने हमारे यहाँ शासन किया, तो चूंकि हमारे यहाँ शासन किया तो एक इकाई जो है वो उनकी यहाँ भारत में रहती थी, और यहाँ से वो कच्चे माल अपना भेजते थे, अपना जो भी इनका उत्पादन होता था उसका कुछ अंश ये भारत पे खर्च करते थे, और कुछ जो पैसा है वो ले जाते थे। तो ब्रिटेन का उपनिवेश जो है वो हम लोग हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ब्रिटेन ने शासन किया अमेरिका पे, तो ब्रिटेन का उपनिवेश जो है वो अमेरिका हो गया, या ब्रिटेन ने शासन किया भारत पे, तो भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ। तो इस तरीके से उपनिवेश बनते थे। तो ये नव उपनिवेशवाद का जो उदय होता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होता है। इसमें हुआ ये कि जो उपनिवेश थे वो धीरे धीरे साम्राज्यवादी देशों से स्वतंत्र हो गए, और प्रक्रिया इसकी ऐसे चालू होती है कि जो स्वतंत्र अल्प विकसित देश थे उनको आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। प्रभाव ये हुआ कि देश के आंतरिक राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप जो है वो बढ़ने लगा। तो कुल मिलाकर के उदय बताना है कब हुआ, कारण है, फिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है नव उपनिवेशवाद की वो बताइए, और इसका प्रभाव या परिणाम क्या होता है वो बताइए। अगला है रजिया। तो रजिया के बारे में सामान्य सा है, पहले बताइए दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका है। फिर कार्य बता दीजिए, कार्य में आप सब चीज़ें आप बता सकते हैं। निरंकुश शासक की भांति आचरण करती थी, पर्दा प्रथा का त्याग, पुरुष वेशभूषा धारण करना, स्वयं का सेना का स्वयं नेतृत्व करना, और जनता के समक्ष खुले मुँह जाना, ये उसके कार्य हैं। कोई खास उपलब्धि भी थी नहीं रजिया में, इसलिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा नहीं। मृत्यु में लिख दीजिए 1240 में हरियाणा के कैथल में। तो रजिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, और दूसरे नंबर पे ये मिलता है। ये तो ठीक है, हम सामान्य रूप से बताया जा सकता है। वैसे ये प्रश्न रजिया अगर आएगा तो आपको इन 2 बिंदुओं को खास तौर पे रखना है कंटेंट में। बाकी ये कार्य जो है आप इसको 2-3 लाइन में भी बता सकते हैं। तो ये रजिया हो गया, इसमें कोई खास कंटेंट था नहीं इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अगला है मलिक काफूर। मलिक काफूर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बताइए कि भाई इनको 1000 दिनारी कहते थे। गुजरात विजय के दौरान इनको खरीदा गया था 1000 दिनार में, इसीलिए इनको 1000 दिनारी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, ये इंपॉर्टेंट है। ताजुल उल मुल्क काफूरी जो है इनको उपाधि प्राप्त थी।
फिर अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय जो है मलिक काफूर को जाता है। तो अपने आप में कंप्लीट है ये। पहले आपने बताया उसका उपनाम क्या था, किसका सेनापति था, कौन सी उपाधि धारण किया और इसने कौन सा काम किया। तो दक्षिण विजय का श्रेय जब काफूर को जाता है, इसका मतलब दक्षिण विजय जो है वो इसी के नेतृत्व में हुई होगी। अगला जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले बताइए कि इनका उपनाम क्या था। पागल शासक या रक्त पिपासु शासक कहा जाता था। फिर आपको ये भी बता देना है कि भाई तुगलक वंश का सर्वाधिक योग्य और बुद्धिमान शासक भी था, 25 से 51 शासन। फिर आप बता दीजिए इनके शासनकाल की जानकारी इब्न बतूता की पुस्तक रहला से मिलती है। और फिर इनके कार्य बता दीजिए। तो कार्य डिटेल नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन में बताइए। दो आप में कर वृद्धि, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन, तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कार्य हालांकि 4-5 का 2-4 कार्य और हैं इनके, टोटल 5 से 6 कार्य होते हैं, लेकिन आप इनको 1 या 2 कार्य बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो उनका वही था, दो आपके क्षेत्र में कर वृद्धि करते हैं और राजधानी परिवर्तन, जिसके लिए हम मोहम्मद बिन तुगलक को जानते भी हैं। तांबे की मुद्रा का जो प्रचलन है ये भी उनका इंपॉर्टेंट काम है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले बताना है इसका उपनाम क्या था और जानकारी इनके शासनकाल की कहाँ से कहाँ तक मिलती है। और सबसे खास बात यह है कि तुगलक वंश के सर्वाधिक योग्य और बुद्धिमान शासक थे। अगर ये चीज़ आपको जानकारी है कि इनका शासन कब से कब तक था तो बताइए, नहीं जानकारी है तो आप इसको ना भी रखें अगर इस पूरे कंटेंट में, तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये ज़रूर बताइएगा कि इब्न बतूता की जो पुस्तक रहला है इससे हमको जानकारी इनके शासनकाल की मिलती है। फिर उनके कार्य आप 1-2 बता दीजिए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये पूरी जानकारी है। अगला है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में जो सबसे खास बात है कि लोदी वंश के ये दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक हैं। फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित होते हैं। और तीसरा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। इसमें एक बिंदु आप और ऐड कर सकते हैं, उनके प्रमुख कार्य या उनके द्वारा बनवाए गए, अगर मान लीजिए कोई खास भवन है या कोई स्थापत्य कला से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको भी आप ऐड इसमें कर सकते हैं। क्योंकि मुझे रिकॉल हो नहीं रहा था, इस कारण से मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आपके जानकारी में हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इनके द्वारा कोई भवन या कोई भी अगर ऐसा काम किया गया हो स्थापत्य कला से संबंधित तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 या 2 लाइन में ध्यान रखिएगा। तो इब्राहिम लोदी के बारे में ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बात करें कुतुब मीनार के बारे में, तो इसमें खास बात है, पहले ही बताना है कहाँ स्थित है। दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण प्रारंभ कराया। फिर आप बताइए इल्तुतमिश ने इसे पूर्णतः निर्मित करवाया। फिर 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो कुल मिलाकर के 4 बिंदु इंपॉर्टेंट है, किसने निर्माण शुरू करवाया, किसने पूरा करवाया, फिर आगे मरम्मत किसने करवाई है, 5वीं मंजिल किसने बनवाई और कहाँ स्थित है, ये है। ध्यान रखिए जब निर्माण प्रारंभ कराया तो आपको ये भी बताना है किसकी याद में प्रारंभ करवाया। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली। हालांकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्कर और 15 नंबर में ये आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 3 नंबर में आया तो आप क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए सिर्फ सरल भाषा में इसमें लिखना है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ, सैन्य सुधारों से संबंधित, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में वर्णित, मतलब तारीख़ फ़िरोज़शाही से हमको जानकारी मिलती है इसके बारे में। फिर इसकी खास बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है। सराय अदल जो है वो सरकारी सहायता प्राप्त बाजार रहता है। नवीन पद जो इसमें बने वो हैं मुन्हिया, गुप्तचर, बरीद बाजार निरीक्षक, शाहना अधीक्षक और दीवाने रियासत संपूर्ण बाजार का अधिकारी। हालांकि आपने इसमें सब कुछ बता दिया है, मतलब अगर इस हम प्रश्न की बात करें तो इसमें हमने लगभग हर चीज़ें जो हैं वो इसमें बता दी हैं, तो कुछ इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अपने आप में कंप्लीट आंसर कहा जा सकता है। इसमें अगर आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये शब्द सीमा जो है वो एक लिमिट से अधिक भी समझ में आ रही है मुझे, लेकिन चूँकि 3 नंबर में जब आएगा तो ये चीज़ें लिखनी है, नहीं तो वो चीज़ें अधूरी हो जाएंगी। बहुत अगर मन मार के अगर हम बात करें तो आप नवीन पद वाला ये चीज़ें हटा सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ों को हटाना सही नहीं होगा मेरे अनुसार। अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ करते हैं, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किससे संबंधित थी, ये तो बिल्कुल इसके बारे में तो हमको बताना ही बताना है। किस पुस्तक से जानकारी मिलती है तारीख़ फ़िरोज़शाही, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। फिर सबसे खास बात यह है कि भाई इसी प्रणाली से ही हम पीडीएस सिस्टम की शुरुआत करते हैं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करते हैं। इसकी खास बात ये सराय अदल रहता है, सरकारी सहायता प्राप्त बाजार होता है, तो ये तो बिल्कुल आपको हटाना नहीं है इस उत्तर से। और ये नवीन पद वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप रखें अगर आपको याद है तो, या 1 या 2 पद लिख करके भी आप छोड़ सकते हैं, तो कोई इतना बड़ा उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो इस पूरे वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों की बात की, तो आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों को समझ चुके होंगे।
इसमें अपनी अपनी एक नोटबुक बनाइए और इस तरीके के पॉइंट्स को आप फ्रेम करने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, या आगे नए पैटर्न की बात करें तो पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो इसमें मैं ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन जो है वो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका नंबर ऐड ज़रूर होगा। जितने नंबर आप हमेशा पाते हैं उससे आप 1 या 2 नंबर ऐड ज़रूर कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। उसका कारण ये है कि ये प्रयोग मैंने भी किए थे, तो मेरे कुछ प्रश्नों में इस तरीके के नंबर बढ़े हैं। मेरे जो और बहुत सारे मित्र हैं जो इस तरीके का प्रयोग किए हैं, उनको काफ़ी अच्छे नंबर जो है मेंस में मिले थे। तो हमने ये समझा है कि इस तरीके से प्रेजेंट करने में कुछ नंबर ऐड होते हैं। और जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके अब का जो दौर है उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि कंटेंट आप लिख देना। क्योंकि अगर वही कंटेंट आप सोफिस्टिकेटेड वे में अगर आप नहीं लिखोगे, सीधे सीधे तरीके से आपने लिख दिया है, तो उसको पढ़ने में कोई रस उसको निकल करके सामने नहीं आता, और एग्जामिनर जो चेक करता है वो भी उस तरीके की कॉपियों से बोर होता है। तो अब जो नया पैटर्न है उसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन का हमको ध्यान में रखना है, इसलिए हम ये सीरीज़ चालू किए थे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल में आप हमसे बात कर सकते हैं, फ्री स्टडी जोन के नाम से आप सर्च करें, उसमें आप ऐड हों, और या तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।